नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इसी यूट्यूब चैनल पे। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हम जो डिफरेंट थ्योरीज और अप्रोचेस कर रहे हैं, उसमें आज हम करने वाले हैं अपने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, ठीक है। और आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में हम जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशंस पे अपने एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे। आज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। इससे पहले जो जो इम्पोर्टेंट अप्रोचेज और थ्योरीज थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी, ठीक है। इनके रिगार्डिंग यदि आपको एमसीक्यूज लगाने हैं, ठीक है, तो वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ठीक है। बाकी जो इंडियन थिंकर के होंगे और वेस्टर्न थिंकर के होंगे, इनके रिगार्डिंग मैंने वहाँ पे एमसीक्यूज पोस्ट किए हैं। जो क्विज है वो वहाँ जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वर्ड से ही पता लग रहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन जो कि किस पे फोकस हो, डेवलपमेंट पे हो, ठीक है, सोसाइटी के डेवलपमेंट पे फोकस्ड हो, ठीक है। तो इसमें समझने वाली बात सिंपल सी सिर्फ ये है कि जब भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो इसके फादर माने जाते हैं आपके जॉर्ज कैंट। और ये कौन थे? अमेरिकन। लेकिन ये तो एक फैक्ट हो गया। लेकिन सबसे पहले जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो टर्म है, ये किसने कॉइन की थी? ये एक इंडियन थे, और वो थे आपके कौन? यूएल गोस्वामी, ठीक है। और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, और आर्टिकल का क्या टाइटल था? द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और ये आर्टिकल पब्लिश कब हुआ था? 1955 में। सिर्फ ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के फादर जो हैं वो जॉर्ज माने जाते हैं, जो कि एक अमेरिकन थे। लेकिन जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो टर्म है, वो पहली बार जो कॉइन की गई थी, वो आपके इंडियन थे, यूएल गोस्वामी। और जिनका जो आर्टिकल था, जो कि 1955 में पब्लिश हुआ था, जिसका टाइटल था द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये तो हो गए सिर्फ फैक्चुअल डेटा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान के चलो, क्योंकि मैंने पहले बताया कि यदि इस वर्ड को ही हम देखें, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन जो कि सोसाइटी के डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर हो, फोकस्ड हो, ठीक है। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अपना, क्या? इम्प्रूविंग रूरल हेल्थ केयर, ठीक है। मान के चलो, जो गवर्नमेंट है उसको किसी एक जगह पे, गांव में, मान लो रूरल एरिया में किसी एक गांव में जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। गवर्नमेंट को हेल्थ केयर सिस्टम किसी गांव में इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले वो क्या चीजें करेगी? सबसे पहले पहले वो किन चीजों पे फोकस करेगी, ठीक है। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको लेके चलेंगे। और जो आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो टॉपिक है ना, वो आपका इसी एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो फैक्चुअल डेटा था उस वो ज्यादा था नहीं। इसमें सिर्फ देखने वाली चीज ये थी कि जो टर्म है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वो पहली बार कौन से आर्टिकल में और गोस्वामी जी ने यूज की थी। और इसके फादर जो अमेरिकन थे, जॉर्ज। बस दो ये फैक्चुअल डेटा थे। इसके बाद इसी एग्जाम्पल से हम जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीटली समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि इंप्रूविंग रूरल हेल्थ केयर। तो इसमें यदि गवर्नमेंट क्या करेगी, यहां पे यदि गवर्नमेंट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच लेके चलती है, ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी? पहला स्टेप वो लेगी अपना असेसमेंट,
ठीक है, इसका मतलब क्या है? पहला स्टेप, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच लेके गवर्नमेंट यदि चलेगी और उस गाँव की हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम वहीं इम्प्रूव किया जाता है, कॉमन सेंस की बात है, जहाँ पे लोग जो हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है, उसका एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। तो गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच लगाएगी उस गाँव में, तो सबसे पहले वो लगाएगी असेसमेंट। वो देखेगी सबसे पहले कि उस गाँव में कितने जो हेल्थ केयर जो यूनिट है, कि कितने हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें जाके जो हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ अवेल कर पाते हैं उस गाँव के लोग। सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है। सबसे उसके बाद ये देखा जाता है कि उस गाँव में जो जो हेल्थ केयर यूनिट्स जो बनाई गई हैं, जो छोटे-छोटे हेल्थ केयर यूनिट बनाई गई हैं, उसमें कितना स्टाफ है, ठीक है? स्टाफ की उसके बाद वो देखा जाता है कि जो स्टाफ की ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सेंटर हैं, वो कितने? क्योंकि यदि मान लो एक जो हेल्थ केयर यूनिट यदि गाँव में बनाई गई है लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए, तो उसके बाद ये देखा जाता है कि उसमें जो स्टाफ है, उसको ट्रेनिंग देने के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं, वो ये भी देखता है। उसके बाद वो देखते हैं असेसमेंट में कि जो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कैसा है? वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? ठीक है? पॉपुलेशन के हिसाब से जो हेल्थ केयर यूनिट्स हैं वहाँ पे रूरल एरिया में वो कितनी है? तो उस हिसाब से देखा जाता है और वहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से जो हेल्थ केयर यूनिट्स है, वहाँ पे कितने लोगों पे कितने डॉक्टर हैं, कितने लोगों पे कितनी नर्सेज़ हैं। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वहाँ पे मेडिसिन का ये सब कैसा है? तो ये सारा प्रोग्राम आपका असेसमेंट में आ जाता है, ठीक है? दूसरा स्टेप वो लेते हैं प्लानिंग का। क्योंकि असेसमेंट होगी, हमें पता लग गया कहाँ-कहाँ खामियाँ हैं, क्या-क्या दिक्कतें हैं। फिर होती है प्लानिंग, गवर्नमेंट करती है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, वो करती है प्लानिंग कि किस हिसाब से जो ये जो रूरल एरिया है जहाँ पे हम हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इसमें कैसे हम ये जो असेसमेंट में हमें जो चीज़ें पता चली है, उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे, इनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट असेसमेंट के बाद स्टेप पे जाती है प्लानिंग पे, ठीक है? कि किस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, कितनी यूनिट्स बनाई जाएँगी, कितनी यूनिट्स कितने दिन में बनाई जाएँगी, कितना स्टाफ नया लेके आना पड़ेगा यहाँ पे और स्टाफ के लिए कितने ट्रेनिंग सेंटर बनवाए जाएँगे और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जहाँ से मेडिसिन वगैरह ये भेजी जाएँगी इन हेल्थ केयर यूनिट्स पे, इन गाँव में, तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो ये सब आपका प्लानिंग में आ जाएगा, ठीक है? 2 स्टेप हो गए अपना। तीसरा जो स्टेप आएगा, वो आएगा रिसोर्सेज़ एलोकेशन, ठीक है? तो सबसे पहली बात यही है कि जब हमें पता लग गया कि भई ऐसा गवर्नमेंट ने वहाँ पे उस एरिया का असेसमेंट कर लिया है और प्लानिंग कर ली है कि कैसे क्या-क्या जो चीज़ें वहाँ पे बनेंगी। लेकिन वो चीज़ें बनेंगी कैसे? जब तक आपको फंड नहीं मिलेगा उस गाँव में जो एक्सटर्नल जो गवर्नमेंट है, जो काम कर रही है वहाँ पे, मान लो गवर्नमेंट बोल रही है वहाँ की पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज़ को कि यहाँ पे तुम क्या करो या स्टेट गवर्नमेंट को, वो सब मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं जो हेल्थ केयर यूनिट बनाने के लिए। तो यदि उनको फंड्स नहीं मिलेंगे तो ये जो नई हेल्थ केयर यूनिट कैसे मिलेंगी? ठीक बनेंगी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा? ठीक है? और वहाँ पे जो नया स्टाफ आएगा उसकी सैलरी का क्या है? ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए मान लो रोड्स वगैरह ये चीज़ें ठीक करनी है या जो यूनिट्स हैं, वहाँ तक जो व्हीकल है वो लेके आएँगे मेडिसिन वगैरह, उन सब का क्या चार्जेज़ या किस हिसाब से उनको फंड्स प्रोवाइड किया जाएगा? तो वो सारा रिसोर्सेज़ एलोकेशन के अंडर आता है कि एक हिसाब से एक छोटा-सा बजट पास किया जाता है कि इतना यहाँ पे इस गाँव के हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इतना फंड दिया जाता है, ठीक है? तो वो सारा आपका किस में आ जाएगा? रिसोर्स एलोकेशन में, ठीक है? तो पहला स्टेप अपना असेसमेंट हो गया, दूसरा आपका प्लानिंग हो गया और तीसरे में क्या है जो अपना जो रिसोर्सेज है ताकि ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सके क्योंकि जब तक फंड नहीं आएगा तो वो चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट हो पाएंगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे वहाँ का डेवलप हो पाएगा ठीक है कैसे वहाँ का जो नया स्टाफ है वो रिक्रूट किया जाएगा कैसे जो नई फैसिलिटीज़ है नई मशीनरीज वगैरह है वो वहाँ पे लाई जाएंगी जो हेल्थ केयर यूनिट है वो बनाने की कोशिश वहाँ पे जो कर रहे हैं जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है इम्प्लीमेंटेशन
ठीक है? कि अब जो फाइनल स्टेज है वो आएगी अपनी, क्योंकि जो फंड हो गया, फंड रेज़ हो गया, ठीक है? वो सब चीज़ें होगी। अब जो आता है इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग होगी। अब ये है कि कैसे, क्योंकि आपके पास फंड आ गया, आपके पास एक ब्लूप्रिंट है, प्लानिंग है कि कैसे आपकी जो हेल्थ केयर यूनिट बनेगी, कितनी हेल्थ केयर यूनिट बनेंगी आपकी वहाँ पे, ठीक है? कितना स्टाफ वहाँ पे लाया जाएगा। अब फाइनल स्टेज आती है आपकी इम्प्लीमेंटेशन, कि अब कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कौन-सी अथॉरिटीज़ हैं जो इनको इम्प्लीमेंट करेंगी और कितना टाइम लिमिट है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम है। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक बार कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया वो चलता रहेगा 20-25 साल। हेल्थ केयर सिस्टम है तो इसका एक तो टाइम लिमिट है, ठीक है? पहली चीज़। और जो रिसोर्सेज़ हैं वो भी लिमिटेड है। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो अथॉरिटी इस पे काम करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी इन सब चीज़ों को, तो उसको इनके बाउंड टाइम मैनर में इन दोनों चीज़ों को साथ रखते हुए इस चीज़ को क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो प्लानिंग उन्होंने की है, जो गवर्नमेंट ने उन्हें फंड्स प्रोवाइड किए हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये है कि आपने ये जो इम्प्लीमेंटेशन किया, ठीक है? आगे आने वाले स्टेप में हम देखेंगे इनका फीडबैक भी लिया जाएगा, ठीक है? इनसे पूछा भी जाएगा कि किस हिसाब से आपने इम्प्लीमेंट किया है, क्या-क्या इसके आउटपुट निकल के आ रहे हैं, कितने पॉजिटिव जो आउटकम्स हैं, कितने नेगेटिव आउटकम्स इसके आ रहे हैं, ठीक है? कैसे इसको और बेहतर बनाया जाएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ यही रखी जाती हैं कि इसको 100% सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। जो फंड्स आपको मिले हैं, भले ही नया स्टाफ लाना हो, नई मशीनरीज़ लानी हो, वो कहाँ से आएँगी? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर किस हिसाब से डेवलप किया जाएगा? कहाँ पे डेवलप किया जाएगा? और कितनी जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में फैसिलिटीज़ होंगी। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं पॉपुलेशन पे, कि जिस रूरल एरिया का हमें हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव करना है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। ऐसा ये नहीं है कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही छोटा-सा बना दिया, या पॉपुलेशन वहाँ पे लाखों में है, डॉक्टर वहाँ पे 2 ही अवेलेबल हैं, तो क्या फ़ायदा है इस हेल्थ केयर सिस्टम का? तो पॉपुलेशन के हिसाब से हमें हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ पे बनाना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लास्ट 5th जो स्टेज आती है आपकी, इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से आपका, वो आती है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। क्योंकि मैंने अभी बताया कि इम्प्लीमेंट होने के बाद, कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद हेल्थ केयर सिस्टम का, तो उसकी मॉनिटरिंग भी होगी। उसकी जो स्क्रूटनी है वो भी की जाएगी कि किस हिसाब से कितना फंड आपको मिला था, किस हिसाब से आपने इम्प्लीमेंट किया, कितना इसका इम्पैक्ट आया वहाँ की पॉपुलेशन पे, कितना वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इम्प्रूव हुआ। ठीक है? तो ये सब चीज़ें इसमें देखी जाएँगी मॉनिटरी एंड इवैल्यूएशन में। ठीक है? तो मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन एक हिसाब से क्या है कि एक ये स्क्रूटनी की जा रही है कि उस अथॉरिटी ने कितना अच्छा काम किया है। जो फंड्स उनको दिए गए थे, उसका उन्होंने सही इस्तेमाल भी किया है या नहीं, या कहीं करप्शन हुआ है। ठीक है? तो हेल्थ केयर सिस्टम पे कितना इम्पैक्ट आया है। तो वो सब चीज़ें आपके मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस में आ जाती हैं। और जो लास्ट जो स्टेज है आपकी, वो आती है सस्टेनेबिलिटी। ठीक है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, आपने जो जिस हिसाब की फैसिलिटीज़ आपको आपने जो प्रोवाइड करी है, वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है? वो कितने समय तक सस्टेन कर पाएँगी, ठीक है? कितने जो उसके जो टाइम पीरियड है वो कितना है? तो यही चीज़ें डिपेंड करती है, क्योंकि मान मान के चलो आपको फंड्स मिले, ठीक है? उसमें करप्शन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना कि अ, अगले 10 साल में ही वो डिमोलिश हो गया या गिर गया, जो भी था उसके साथ, ठीक है? तो ये क्या हो गया? जो हेल्थ केयर सिस्टम की जो सस्टेनेबिलिटी थी, जो सस्टेन करना था वो नहीं कर पाया ज़्यादा लंबे टाइम तक। तो मेन जो चीज़ है वो यही है कि जो जो भी आपको फंड मिले हैं, जिस हिसाब से आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है और जिस हिसाब से आपने उसका इवैल्यूएशन किया है। इवैल्यूएशन में मेनली इसमें आता है फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम आता है कि पूछा जाता है एक हिसाब से सर्वे टाइप में, कि लोगों से पूछा जाता है कि यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव किया गया है,
उसका मतलब कितना इम्पैक्ट और कितना तुम जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उसका तुम एक्सेस कर पा रहे हो, और जो सस्टेनेबिलिटी है उसमें कितना जो हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिक्रूटमेंट होगी, और जो ट्रेनिंग सेंटर वहां पे खोले गए थे उन सब चीजों के लिए कि वो कितने लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि किसी भी एरिया में रूरल जो एरिया है वहां पे हेल्थ केयर सिस्टम गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना है और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच आपको वहां पे लगानी है, तो ये बाकी जो 6 स्टेप है वो गवर्नमेंट लेके चलेगी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो इस हिसाब से वहाँ जो रूरल एरिया है उसका हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो डेवलप हो पाएगा। तो इस एग्जाम्पल से मैं आशा करता हूँ आपको ये सारा जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स देख लेते हैं। ठीक है, मेन जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, सबसे पहला जो बेनिफिट है वो आता है आपका, वो आता है इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड्स, इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स। भाई ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जिस एरिया में आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा, जो वहाँ के जो लोग हैं वो हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, अच्छी उनकी हेल्थ होगी, तो बेसिकली यही होगा कि वो क्या करेंगे, अपना जो काम धंधा है वो अपना अच्छे से कर पाएंगे। हेल्थ सही होगी तो सब कुछ सही होगा, ठीक है, और वो काम धंधा अपना सही कर पाएंगे, उनके पास उनकी कुछ अर्निंग होगी। तो जो इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लिविंग स्टैंडर्ड जो हमें अच्छा इम्प्रूव होता नजर आएगा उस एरिया का, रूरल एरिया का, ठीक है। यदि हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो वो काम धंधा कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो मेन जो कॉन्सेप्ट जो मेन पिलर है आपकी, वो है आपकी हेल्थ। यदि वो सही है आपकी तो लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली आप अपना काम सही करोगे, और जो अर्निंग होगी उससे जो आपकी लाइफस्टाइल है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आपका बढ़ता नजर आएगा, ठीक है। तो यदि आपका यही है कि जो इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, ठीक है, क्योंकि आप अच्छी हेल्थ रखते हैं तो आप काम भी अच्छे से करेंगे, अर्निंग करेंगे, अर्निंग करेंगे तो उसका आप खर्चा भी करेंगे उतना उस हिसाब का, क्योंकि आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है तो उस हिसाब का आप खर्चा भी करेंगे मार्केट में जाके। तो मार्केट में जाके जब आप खर्चा करते हैं तो इकोनॉमी में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, और उस हिसाब से इकोनॉमी आपकी ग्रोथ करती है। तो जितना लोगों का हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम पे ज्यादा जितना पैसा इसलिए बोला जाता है कि हेल्थ केयर दो ही पिलर ऐसे हैं किसी भी सोसाइटी या स्टेट के या नेशन के, कि यदि इन दो पिलर पे ज्यादा रिसोर्सेज आपके गवर्नमेंट लगाए तो ऑटोमेटिक आपको जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आपको बढ़ती नजर आएगी। क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, क्योंकि ये एक चेन के एक लूप की तरह है कि जैसे ही हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा लोगों का, वो अपना काम सही से करेंगे, काम सही से करेंगे तो लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा तो उनके खर्चे भी बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो बेसिकली वो खर्चा कहाँ पे जाके करेंगे, मार्केट में करेंगे। ऐसा तो है नहीं आप आपस में खर्चा कर लेंगे, वो मार्केट में जाके कुछ खरीदारी करेंगे, खरीदारी करेंगे तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी आपकी आएगी, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ आने के बाद आपका क्या इंप्रूव होता है, आपका सोशल इक्विटी, ठीक है, और क्या होता है इसमें इंप्रूव होता है, कम्युनिटी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो इम्पोर्टेंट आपका क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं वो मैंने अभी बता दिए हैं कि इम्प्रूविंग आपका लिविंग स्टैंडर्ड होगा, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और जो सोशल इक्विटी है वो आपकी बढ़ती नजर आएगी, और जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो भी आपका बढ़ता नजर आएगा। यदि इस एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि यदि यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव करना है गवर्नमेंट को और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच वो लगाती है, तो कैसे क्या क्या स्टेप हैं इसमें, यदि आपको नोट्स बनाने हैं तो सिंपल सा आपको यही है कि जो दो फैक्ट्स मैंने बताए थे आपको
वो सबसे ऊपर नोट डाउन कर लेने। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इस एग्जाम्पल को, कि मान लो ये रूरल हेल्थ केयर सिस्टम लिख के ऐसा एक स्पाइडर मैप बना लेना। ठीक है, ऐसा एक स्पाइडर मैप बना लो जिसमें सबसे पहले यहाँ पे डाल दो प्लानिंग। ठीक है, फिर आएगा, नहीं, सबसे पहले आएगा असेसमेंट। ठीक है, फिर आएगा दूसरे नंबर पे ऐसे डाल दो प्लानिंग। ठीक है, तीसरे नंबर पे डाल दो रिसोर्सेज अलोकेशन जो भी था। ठीक है, फिर अपना चौथे नंबर पे आप डाल दो अपना क्या था, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, पांचवें नंबर पे आप डाल दो क्या, आपका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। और लास्ट आपका डाल दो छठे नंबर का सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि ये सारी जो कहानी है ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे एक माइंड मैप सा अपना बना लेना। इससे क्या है कि जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, जिस एग्जाम्पल से मैंने आपको रूरल हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव कैसे होगा, उस एग्जाम्पल से आप जैसे ही आप इन इन सब टर्म्स को देखोगे, आपके दिमाग में सीधा आ जाएगा कि यहाँ किस किस टर्म में किस हिसाब से जो रूरल हेल्थ केयर इम्प्रूव करने के लिए मैंने आपको एक स्टोरी फॉर्म में एग्जाम्पल के तौर से जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन समझाने की कोशिश की थी। तो बस इतना सा आपको काम करना है। दो दो जो फैक्चुअल डेटा है कि इसके फादर कौन है, जॉर्ज अमेरिकन थे। दूसरा, जो पहली बार जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टर्म का यूज किसने किया था, वो गोस्वामी जी थे। उनका जो आर्टिकल जो था उसको भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यदि क्वेश्चन आपका यदि फॉर्म होगा तो उसमें क्या होगा कि बेसिकली आपको स्टेटमेंट ऑप्शन में स्टेटमेंट बेस आपको दी जाएगी, और उसमें आपको उनके जो आर्टिकल है उसमें डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया ये टर्म आपको सीधी लिखी हुई मिलेगी। इसके अलावा कुछ मिलेगा तो वो स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। ठीक है, तो बस इतना सा आपको याद रखना है, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ऐसा एक स्पाइडर माइंड मैप सा अपना बना लेना, जिससे नंबरिंग डाल के कि असेसमेंट से लेके कैसे हम सस्टेनेबिलिटी तक, जो रूरल हेल्थ केयर का जो मैंने एग्जांपल दिया है, जो कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच लगा के कि उस एरिया का कैसे हम हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका पूरा आज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपका या तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के एमसीक्यूज हम स्टार्ट करें, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन के आपके जो एमसीक्यूज हैं वो स्टार्ट करें। इसके अलावा ज़्यादा आप मान लो प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज लगाना चाहते हैं, वो मैंने पहले बताया है कि टेलीग्राम पे मैं डेली आई थिंक 50 to 100 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ क्विज के रिगार्डिंग, वो आप जाके वहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।